गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम पढ़ रहे थे अपनी नई यूनिट जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीकी, उसके आगे का पार्ट। आज अपन इस चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे इसी कक्षा में। आज का अपना टॉपिक है भारत में जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास के लिए बहुत सी संस्थाओं का गठन किया गया, बहुत सी यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। तो यहाँ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हिस्ट्री वगैरह दी हुई है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में बन रहे हैं वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिए। यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले एनबीटीबी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। फिर है डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी विभाग। एनबीपीजीआर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपको मैंने बता दिया, ये नाम दे दिया आपको और उसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। एनबीपीजीआर राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संपदा ब्यूरो, नेशनल प्लांट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सीआईएमएपी केंद्रीय औषधीय एवं एरोमेटिक पादप संस्थान, केंद्रीय औषधीय एवं एरोमेटिक पादप संस्थान सीआईएमएपी। टीबीजीआरआई उष्ण कटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, टीबीजीआरआई उष्ण कटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा भारत में 2 स्थानों पर जीन बैंक की स्थापना की गई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जीन बैंक की स्थापना कहां कहां की गई है? तो त्रिवेंद्रम व नई दिल्ली में जीन बैंक की स्थापना की गई है। उसके बाद में आईसीजीईबी अंतरराष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। उसके बाद में यूएनआईडीओ संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन, यूएनआईडीओ संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन। तो ये मैं अलग हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये कुछ फुल फॉर्म दी हुई है। और उसके पश्चात में आपको मैंने बताया था एक अपना टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी उद्यान है, तो उसमें आपको केवल संख्या याद रखनी है कि भारत में 19 जैव प्रौद्योगिकी उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं और 15 से अधिक ऐसे ही उद्यान स्थापित किए जाने प्रस्तावित है, जिनमें से जैव प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद जैव प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा एक प्रश्न और है जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए तिरुवनंतपुरम केरल में राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन द्वारा 1983 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, यानी अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ये तो कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। और राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम का। क्या है इसमें? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? राजीव गांधी जैव, पूरा लिख सकते हैं अपन, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिक केंद्र तो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में। और अंतरराष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अलावा अपना इस अध्याय में अगला टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र एवं महत्व। जैव प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र एवं महत्व है अगला अपना टॉपिक। जैव प्रौद्योगिकी उद्यान के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको उसमें संख्या याद रखनी है कि 19 उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं और 15 से अधिक उद्यान स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। उसके बाद में है जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र एवं महत्व। चिकित्सा के क्षेत्र में महत्व है, पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, व्यवसायिक महत्व है कि सामग्री के उत्पादन में,
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ये 5 जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र एवं महत्व है। उसके बाद में अंतिम टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं। तो जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं मैंने लिख दी है, इसके अलावा इस चैप्टर में अपना और कुछ नहीं है। अब ये जो नाम अपन ने लिखे हैं, इन नाम के आगे आप जैव प्रौद्योगिकी शब्द जोड़ लेंगे। जैसे जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं क्या है? पादप जैव प्रौद्योगिकी, जंतु जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, जैव संसाधन एवं पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी, समुद्र जैव प्रौद्योगिकी, भोजन एवं पोषण जैव प्रौद्योगिकी और जैव सूचना विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी। तो ये तो होगी अपनी जैव प्रौद्योगिकी शाखाएं। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं विस्तार पूर्वक इसकी जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र में महत्व की। चिकित्सा के क्षेत्र में महत्व है। वर्तमान युग में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सा के क्षेत्र के लिए प्रमुख जो महत्व है वो अनुप्रयोग आपके पुस्तक में वैसे सारणी बनाकर दिए हुए हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित, मतलब आनुवांशिक अभियांत्रिकी 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था जैव प्रौद्योगिकी एक नूतन और एक पुरातन। तो नूतन के अंतर्गत क्या करते हैं? किसी भी जीव की संरचना में बदलाव ला देते हैं और बदलाव लाकर उनसे महत्वपूर्ण उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है मधुमेह रोगियों के लिए एक इंजेक्शन की आवश्यकता होती है जिसे इंसुलिन कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में बदलाव करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बदलाव करके उनसे ह्यूमुलिन नामक इंसुलिन प्राप्त की जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ह्यूमुलिन क्या है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित इंसुलिन को क्या कहते हैं? ह्यूमुलिन। इसके अलावा मानव वृद्धि हार्मोन का उत्पादन भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा महत्वपूर्ण टीकों का उत्पादन किया जाता है और ये टीके जो सामान्य टीके होते हैं उनसे अधिक सुरक्षित व सस्ते होते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित डीएनए अनुवंशिकी का उत्पादन किया जाता है जो विभिन्न रोगों के अंतर्गत निदान का कार्य करता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा एकल कॉलोनीय प्रतिरक्षियों का उत्पादन किया जाता है जो प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी प्रकार जीन उपचार एक तकनीक है। ऐसे रोग जो आनुवांशिक होते हैं जिनका अभी तक मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं था, उनके उपचार की पद्धति जीन के ट्रांसफर के द्वारा या जीन के स्थानांतरण के द्वारा उनका उपचार किया जाता है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संबंधित है। इसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीकों से डर लगता है तो उनके लिए विशेष प्रकार के खाद्य टीकों का निर्माण भी चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया है। दूसरा, पादप जैव प्रौद्योगिकी तो आप लोग जानते हैं, अपन ने पीछे भी पढ़ा था अपनी फर्स्ट यूनिट में एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत कि सूक्ष्म प्रवर्धन किया जाता है, अर्थात पादप के छोटे से छोटे भाग के द्वारा बहुत सारे पादपों का निर्माण उसको पोषक माध्यम में स्थानांतरित करके। तो ये किसकी तकनीक है? जैव प्रौद्योगिकी। इसके अलावा कायिक भ्रूण का भी उत्पादन किया जाता है। कायिक क्लोन का निर्माण किया जाता है। द्वितीयक उपापचयी पदार्थों के द्वारा अगुणित पादप संवर्धन, जो अपने भारत के जयपुर के वैज्ञानिक थे उन्होंने अगुणित पादप धतूरा का निर्माण किया था, पी महेश्वरी। ठीक है ना, आप लोगों को याद होगा, आपने थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। परोह शीर्ष का संवर्धन, यानी परोह शीर्ष का संवर्धन करके हम क्या कर सकते हैं? विषाणु मुक्त पादप तैयार कर सकते हैं। कृत्रिम बीज का उत्पादन किया जा सकता है, अर्थात बीज के अंतर्गत क्या करते हैं? भ्रूणपोष और भ्रूण के चारों ओर कैप्सूल बनाकर और उसके अंदर पोषक विलीन भर के कृत्रिम बीज का निर्माण भी किया जाता है। इसी प्रकार जंतु जैव प्रौद्योगिकी, तो जंतु जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अपन ने आप लोगों ने वो सारणी पढ़ी होगी, मैंने आपको कहा था कि इतिहास के लिए सारणी पढ़ लेना। तो उस सारणी में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इयान विल्मुट जो थे उन्होंने क्या किया था? रोजलिन इंस्टीट्यूट में और डोली भेड़ का निर्माण किया था। इसी प्रकार आप लोगों को पता हो तो अभी तक बंदर, गाय, रोजी गाय, एंडी बंदर और सबसे ज्यादा जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा चूहों का निर्माण किया गया। तो ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा सबसे अधिक कौन से जंतुओं का उत्पादन किया गया? तो सबसे ज्यादा चूहों का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया। और गाय का आप विशेष रूप से याद रखेंगे, भेड़ का।
डॉली नामक भेड़ जो थी वो प्रथम क्लोन भेड़ थी, जिन्हें सामान्य भेड़ की स्तन कोशिका के द्वारा और उस स्तन कोशिका को निकालकर संवर्धन माध्यम में रखकर और उसके द्वारा रोजलिन इंस्टीट्यूट में कृत्रिम रूप से या प्रयोगशाला में नई भेड़ का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार चौथा है व्यवसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन में। तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे अल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरॉल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल, एंजाइम एकल कोशिका संवर्धन के द्वारा निर्माण किया गया है। विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक बायोगैस आदि का उत्पादन भी कोशिका संवर्धन या बायो रूपांतरण की तकनीक के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक स्तर के रूप में काम में आने वाले पदार्थों का निर्माण भी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप लोगों को गर्व महसूस होगा कि भारत के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है, प्रश्न भी पूछा जा सकता, मान लीजिए आनंद चक्रवर्ती ने क्या किया, सुपर बग स्यूडोमोनास प्यूटिडा के प्रभेद से सुपर बग की खोज की थी। स्यूडोमोनास प्यूटिडा से सुपर बग की खोज की थी। सुपर बग क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि तेल का जो परिवहन है वो समुद्री मार्ग के द्वारा एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत होता है, और कई बार ये जहाज जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो वो तेल की संपूर्ण परत समुद्र के जल के ऊपर फैल जाती है, जिससे कि वहां पर उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जो है उस परत के कारण ऑक्सीजन का आदान प्रदान वातावरण के अंतर्गत नहीं हो पाता, जिससे उस क्षेत्र के जीव जो है वो मृत हो जाते हैं। तो आनंद चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ये भी आप नाम याद रखेंगे, स्यूडोमोनास प्यूटिडा के प्रभेद से सुपर बग तैयार किया, जो कि इस तेल को जो समुद्र की सतह के ऊपर फैल जाता है इसको अपघटित करने का कार्य करता है। और इसी प्रकार जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, बड़े बड़े महानगरों के अंतर्गत जो सीवेज प्लांट लगाए गए हैं उनमें भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया गया है, जो उन सीवेजिक या वाहिक मल का उपचार करते हैं। खनिज तेलों के विघटन के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है काम में लिए जाते हैं। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं। इस प्रकार आज अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और इसी के साथ ये जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय जो है वो अपना अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। कल हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, आनुवांशिक अभियांत्रिकी।